नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। तो आपका चैनल एबीपी न्यूज आजादी के अमृत महोत्सव का मौका है और आपके चैनल एबीपी न्यूज ने सजाया है इस मौके पर स्वर्णिम उत्सव के लिए ये खास मंच। इस मंच पर हमारे साथ कॉमनवेल्थ खेलों में जीत कर वापस लौटे बर्मिंघम से रणबांकुरे शामिल होंगे। ये खोल की थाप शुरू हुई और सबसे पहले प्रियंका गोस्वामी सिल्वर मेडलिस्ट। रेस वॉक में कोई सोच भी नहीं सकता था रेस वॉक जैसा स्पोर्ट्स इवेंट उसमें भारत को पदक मिलेगा। अगला नाम हम बुलाएंगे श्री शंकर मुरली को। श्री शंकर मुरली, तुलिका मान सिल्वर मेडलिस्ट हैं और वो भी जूडो जैसे खेल में। मीराबाई चानू को बुलाएंगे, गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू, जो अब एबीपी न्यूज के इस मंच पर हमारे साथ आने वाली हैं। दीपक पुनिया अगले खिलाड़ी, जरा जोरदार अंदाज में ढोल की थाप के साथ दीपक पुनिया का स्वागत कीजिए। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, हॉकी में टीम इंडिया ने सिल्वर इस बार अपने नाम किया है। पूजा सिहाग, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में। अब आमंत्रित करेंगे हम पैरा एथलीट भविना पटेल को। अविनाश सांबले सिल्वर मेडल जीता स्टीपल चेस में, एक ऐसा इवेंट जिसमें हिंदुस्तान कभी सोच ही नहीं सकता था हमें मेडल मिलेगा, लेकिन भाई अविनाश सांबले ने तो ये कमाल करके दिखा दिया। और अब जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग ठाकुर जी आपका। और देखिए, इनके कंधों पर जिम्मेदारी थी इस स्पोर्ट्स टीम को चेयर करने की, इनको मोटिवेट करने की, वो मेडल जीत के लाए। तो आज अनुराग ठाकुर जी हमारे बीच हैं और संवाद होगा खिलाड़ियों के बीच, मेडलिस्ट के बीच और खेल मंत्री के बीच। बहुत बड़ी स्टार थी अंजू बॉबी जॉर्ज, उन्होंने एक बात कही थी, उससे शुरुआत करते हैं और आज जवाब भी लेंगे अनुराग ठाकुर जी से। अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा था कि हर खिलाड़ी के जीवन में ना एक सपना होता था उनके दौर में कि वो जीवन में एक बार कम से कम खेल मंत्री से मिल ले, बात कर ले। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ तो खेल मंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी न केवल मैचेस शुरू होने से पहले बात करते हैं, टीम को चेयर करते हैं, बल्कि टीम जब जीत के आती है तो उनके साथ दोपहर का खाना, रात का भोजन और पता नहीं गपशप कितनी लंबी चलती हैं। तो अनुराग ठाकुर जी, आपसे सवाल है कि ये बदलाव आया कैसे? पहले तो सभी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को मैं अपनी ओर से और देशवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा एक सवाल मेरा रोमाना जी से भी रहेगा कि महिलाओं को गोल्ड से तो बहुत लगाव होता है, गोल्ड मेडलिस्ट को भी साथ साथ में बैठा के रखा है, ऐसा क्यों? दिल की बात जान ली है तो अंतर्यामी अनुराग तो दिल की बात जानते हैं अनुराग। तो दूसरा बात यह है कि खेल मंत्री से कोई मिले ना मिले, लेकिन खेल सुविधाएं जरूर मिले। और खेल सुविधाएं देने की शुरुआत मैं एक तरह से कहूँगा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू हुई। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत, एलीट एथलीट्स का चयन करना, मिशन ओलंपिक सेल बनाना, फिर खिलाड़ियों का चयन करके उनको देश के अंदर बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देना, यानी कि रहना खाना सारी सुविधाएं देना, ट्रेनिंग तक की खर्चा भारत सरकार वहन करे, और देश और विदेश में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने पर भी खर्चा भारत सरकार वहन करती है, और खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए तक का जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार करती है। आज से पहले नहीं होता था। एक तो सुविधाएं हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, अभी हमें बहुत कुछ और आगे भी इसके बाद करना है, लेकिन सुधार हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई बार खिलाड़ी एक ही लेवल के होते हैं, और मैं मनदीप या बाकी सब खिलाड़ी भी इससे सहमत होंगे, मेरा पहचान वगैरह, कि कई बार हम सबका काबिलियत एक बराबरी की होती है, 19-21 का फर्क भी नहीं होता जी, लेकिन मेंटल टफनेस बहुत मैटर करती है। इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स। उस समय आप कैसे अपना खेल प्रदर्शन करते हैं और आपका मनोबल कितना ऊंचा है। और तो जब खिलाड़ियों का मनोबल एक तो अपनी
परिश्रम के कारण, अपने ट्रेनिंग के कारण बढ़ता है। अच्छे प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग करना, उसका भी लाभ मिलता है। फिर देश के प्रधानमंत्री अगर आपको टूर्नामेंट से पहले बात करते हैं तो आपका मनोबल और ऊंचा होता है। सर मैं समअप करती हूं। और सुविधाएं, सहूलियत और सपोर्ट, 3S, और ये 3S जो हैं उसी की वजह से ये मेडल की बरसात। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात चल रही है, जिन्होंने खेल और खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी दी, सम्मान भी दिया, मनोबल भी बढ़ाया, जाने से पहले भी और आने के बाद भी। ये कभी संभव नहीं होता। 15 अगस्त है, उससे पहले भी दबाव होता है, वैसे भी सब कुछ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फिर भी समय निकाला है। तो इससे पता चलता है खिलाड़ियों के प्रति प्रधानमंत्री जी के मन में कितना प्यार है, खेल के प्रति कितना प्यार है। ये बड़ा बदलाव है और मुझे लगता है जल्दी से जरा मीराबाई के पास आते हैं। ये बदलाव इतना बड़ा हो गया, नहीं माइक है उनके पास। ये बदलाव इतना बड़ा हो गया है कि साहब ये गोल्ड मेडल जीत रही हैं, और वो हम पत्रकारों से कहा जाता है ना कि हम लोग जो हैं वो सबके मुंह के सामने माइक लगाते हैं और कहते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप, कैसा लग रहा है आपको। तो मीराबाई जो है सर, मीराबाई ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने कहा मजा नहीं आया, मजा ही नहीं आया, मतलब गोल्ड जीत लिया और मजा ही नहीं आया। ये इतनी सुविधाएं, इतनी ट्रेनिंग, इतनी सपोर्ट जो मिली है, उसी वजह से मजा नहीं आया। खुद को फाइट करना पड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में, वैसे भी मैं अकेली ही लड़ना पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंट्री आके मेरे साथ फाइट करे तब मिलते हैं कि इसमें मज़ा आते हैं कि आगे जाके हम और भी कोशिश करने के लिए और भी मेहनत करने को, और बहुत सारी स्पिरिट भरती है अनुराग जी। मतलब क्या फाइटिंग स्पिरिट खिलाड़ियों में भरती है कि गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और कह रहे हैं साहब मज़ा नहीं आया क्योंकि उस तरीके का कंपटीशन, उस तरीके की टक्कर नहीं मिल पाई है। मुझे लगता था आप मीराबाई चानू जी के बारे में कहेंगी कि टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने, और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला गोल्ड किसने दिलाया, तो भी मीराबाई चानू ने। क्या बात है, शानदार, बहुत शानदार। और इसके लिए सपोर्ट किस तरीके की मिली, क्योंकि इंजरी एक बड़ा चैलेंज था आपके लिए? सपोर्ट ये 2-3 साल से काफ़ी हमको मिली है। साई टॉप्स ने काफ़ी हमको सपोर्ट दिया है कि मैं NS पटियाला में ट्रेनिंग करती हूँ, तो एक बार आके देखिए प्लीज़। इतना चेंज हुआ है, जो ओलंपिक का स्टेडियम पूरा बना रखा है NS पटियाला में। जो हम चाहते हैं ट्रेनिंग की, ओलंपिक की लेवल में हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उसी का जो इक्विपमेंट है वो सब मिले है। तो जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैं USA जाने का, ट्रेनिंग करना है, मुझे ओलंपिक की तैयारी करना है, गेम्स की तैयारी करना है, जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो तुरंत मुझे भेजते हैं कि अच्छा करने के लिए। तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि हमको बाहर जाके अच्छे से ट्रेनिंग करें और इंडिया के नाम को और हर टाइम हम ऊपर आते रहे। कोई प्रोफाइल नहीं होता था खेल मंत्री का, आज खेल मंत्री का बड़ा हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में मेडल्स की बौछार सी हो गई है, झड़ी सी लग गई है। लेकिन जब ये मेडल्स आते हैं तो आप खुश भी होते होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आप किसी खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद बांध लेते हैं, ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि नहीं यार इस खिलाड़ी का तो गोल्ड आएगा ही आएगा, तो दुखी भी होते होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कहते हैं कि आपको अपना 100% देना चाहिए, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। मनोबल गिरना भी नहीं चाहिए हार से, और जीत होकर आप इतनी ऊपर भी ना जाएं कि अगले टूर्नामेंट तक आपके पाँव जमीन पे ना लगें। वो बैलेंस करना किसी भी खिलाड़ी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत सिर पर चढ़कर बोलनी नहीं चाहिए और हार आपका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। और इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, आप सब जानते हैं, भवीना बहन से लेके, मनदीप से लेके, मीराबाई चानू से लेके, और हमारे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मन बहुत उदास हो गया। प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा कि मन छोटा नहीं करना, तुम अच्छा करने ही वाले हो। पिछली बार भी बहुत नजदीकी से रह, मेडल हाथ में था जी टोक्यो, बहुत अच्छा, उससे अच्छा करने वाले थे, लेकिन इस बार शानदार किया है। बात समय समय की, 24 में फिर मेडल जीतेंगे जी, यही जीतेंगे, ये मेरा श्रेय नहीं है और ना मैं लेता हूँ। मेरी जिम्मेदारी खेल मंत्री के नाते सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, कोचेज देना है, दुनिया भर में फैसिलिटीज देना है, कहीं कमी रह जाए उसमें और सुधार करना है। खिलाड़ी से हम एक तरह की अपेक्षा करते हैं कि वो अपना सिंसियर एफर्ट्स लगे, मन लगा के करें, बाकी कुछ नहीं, हार जीत चलती है। और मुझे खुशी इस बात की है, ना हमने कभी मानसिक तनाव बनाया, ना दबाव बनाया, और इनका मनोबल बढ़ाने का ही काम किया, और इन्होंने भी सदा मेडल जीतने का ही काम। यहाँ पर इन खिलाड़ियों में जो बहुत शानदार तरीके से इनिशियल संघर्ष कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे साथ प्रियंका हैं यहाँ पर, प्रियंका गोस्वामी।
पिता बस कंडक्टर और प्रियंका ने जो रेस वॉक में मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और जितनी जानकारी मैं प्रियंका के बारे में निकाल पाई हूँ, आपको पता है कि रेस वॉक इन्होंने शुरुआत कैसे की? वो टी शर्ट इनाम में रखी गई थी, वो पहली जो, जी बताइए, आप ही बताइए ज़रा। मतलब हमारा मेरठ तो पूरा स्पोर्ट्स का ही है वहाँ पे, तो हमें प्राइज़ में डिस्ट्रिक्ट मीट होती थी तो उसमें बैग मिलते थे प्राइज़ में। हाँ। तो मैंने काफ़ी इवेंट्स ट्राई किए थे रनिंग के, तो वो पूरा किटअप होके मैं भागती थी कि हाँ मुझे जीतना है, लेकिन उसमें कहीं नंबर ही नहीं पड़ा। फिर लास्ट में मुझे गुस्सा आ गया कि मैं अब डोवर में ही चलूँगी। तो रेस वॉकिंग बचा था, उसमें 3-4 लड़कियाँ थी, तो वहाँ पे मेरा 3rd मेडल पड़ा था, तो मुझे बैग मिला था। तो मेरे को लगा कि हाँ चलो फाइनली एक बैग मिल गया, क्योंकि सब लड़कियाँ कई बैग जीत रही थी, रनिंग की थी। तो उस दिन से फिर मेरे कोचेज़ ने मुझे रेस वॉकिंग में डाल दिया था। अच्छा, मुझे प्रियंका ये बताएं कि रेस वॉकिंग और रनिंग में डिफरेंस क्या है? पूरा ही डिफरेंट है, क्योंकि रनिंग में तो हम जंप भी ले सकते हैं, पर रेस वॉकिंग है कि हमें ज़मीन से टच रहना ही है और हमारा नी भी बैंड नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो हमारे जो ट्रैक इवेंट था उसमें 5 जजेस खड़े थे वहाँ पे, तो वो पूरा जज करते रहते हैं हमें हर मतलब आपका जो पंजा है वो पूरा जमीन पे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। आप जरा दिखाइए ना, रेस वॉक करके दिखाइए ना, मैं भी आजमाऊंगा अपने आप को। एक बार आप बताइए जरा कैसे करना है, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ। आप उस दिशा से चलिए, इस दिशा से चलिए। हाँ ये ठीक है, इधर से उधर चलते हैं, टकराना नहीं है। घुटने मुड़ गए। अच्छा घुटने मुड़ रहे हैं, अच्छा फिर से करते हैं, चलिए। अच्छा सीख गया क्या मैं? आप हील वॉकिंग कर रहे हैं। ओह बड़ा फर्क है। उठाने के टाइम नी बैंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम आगे रखते हैं तो ओके। नी हमारा लोक होना चाहिए। ऐसे, ऐसे। अब ठीक है। हाँ, ये रोबोट की तरह ठीक है। तो कितना चलिए, दिलचस्प है। thank you, मतलब वो प्रियंका। पहला इनाम जो बैग का था, जो किट का था, और उसके बाद ये सिल्वर मेडल तक का सफर। परिवार में किस तरीके का माहौल? उम्मीद की थी कि ऐसा कारनामा कर दूंगी, इतना शौर्य, इतनी प्रसिद्धि हासिल करूंगी? टारगेट क्या था जो लेकर चली थी? इवेंट ऐसा है ना कि लास्ट तक भी हमें रिस्क रहता है कि हमें कहीं बाहर ना निकाल दे। तो घर वाले भी ऐसे बोलने लग गए थे, बेटा तुम्हारा तो इवेंट ही बहुत हार्ड है, सबके मेडल आते हैं, तुम्हारा नहीं आता है। तो इस बार जब मेडल आया तो पापा को मैंने फ़ोन करके सीधा आ गया ना मेरा वॉकिंग में भी मेडल, तो वो बहुत खुश हुए मेरे मेडल से। क्रांति की धरती की लड़की है, यहाँ पर भी क्रांति लेकर आना चाह रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खास खिलाड़ी, और ख़ास खिलाड़ी मैं इसलिए कह रही हूँ, इनके तारुफ कराने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, आमतौर पर एक कहावत है जो कहा जाता है कि साहब हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन अब जिस खिलाड़ी से मैं आपका तारुफ कराने वाली हूँ, इनके साथ उल्टा मामला है। ये पूजा सेहाग हैं, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, और इनकी ये जो कामयाबी है उसके पीछे न सिर्फ इनके पति बल्कि इनके ससुराल वालों का बड़ा हाथ है, और मजबूती के साथ हाथ है। बिल्कुल जी, मतलब उस टाइम पे मैं कंपटीशन के लिए गई थी जब पापा एक्सपायर हुए, तो उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल ये था कि रेसलिंग ही नहीं करनी। मैं थी नहीं इंडिया में ही, 9 दिन बाद ही पता लगा था मेरे को। तो बिल्कुल ये था कि मैं रेसलिंग की वजह से ही अपने पापा के उस लास्ट मोमेंट पे भी साथ नहीं हो पाई। आप अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए? नहीं। आप कहाँ थी तब? हम कजाकिस्तान में गए थे, ये ओलंपिक क्वालिफाई का कंपटीशन था जी हमारा। कोविड की वजह से मेरी टिकट्स नहीं हो पाई, मेरे को बताया भी नहीं गया। पूरी टीम इंडिया को पता था लेकिन मेरे को बताया भी नहीं गया। तो उस टाइम पे जब मैं इंडिया में आई, बिल्कुल ये था कि रेसलिंग ही नहीं करनी। उस टाइम पे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड का, कि नहीं उनके नाम के लिए ही करना है, कि कल को सब ये बोलेंगे हाँ उसकी बेटी ने ये कर दिया, उनका नाम बहुत एक गर्व से लिया जाएगा। तो पापा हमेशा सपोर्ट करते थे? पहले से खेलती थी? बहुत ज़्यादा। बचपन की कुछ यादें जो अपने फादर की शेयर करना चाहती हैं, जब आप प्रैक्टिस के लिए जाती हो, आपके पापा आपको साथ लेकर जाते हो, कैसे मनोबल बढ़ाते मैं थे? प्रैक्टिस के लिए जाती नहीं थी, पापा ज़बरदस्ती लेके जाते थे कि नहीं करनी है, मेरी बेटी को कुश्ती करनी है। मैं 2-3 महीने ही हुए थे जब मेरा हाथ टूट गया था। मैं बोली कौन से गेम में डाल दिया, पापा क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल है, मैं नहीं करूँगी। लेकिन वो ज़बरदस्ती लेके जाते थे, फिर इंटरेस्ट बन गया, मेडल्स आने लगे जी।
अप्सरा, जो अनुराग जी ने सबसे पहले मुझे कहा था ना, महिलाएं सोना वोना वाली जो बात कर रहे थे, ये चलिए, रोमाना ने अब- सोना महिलाएं पकड़ लिया है। हाँ, अब क्या करूं मैं, शुरुआत तो अनुराग जी ने की है, इसलिए मुझे पकड़ना पड़ रहा है। तो अब मैं सीधे सोने पर निशाना लगा रही हूँ। अब मैं कैसे सोने पर निशाना लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ दो गोल्ड मेडलिस्ट इस वक्त जो मौजूद हैं, जिनसे मैंने अभी तक आपका परिचय नहीं कराया है। दीपक पुनिया हमारे साथ मौजूद हैं, सोने का दाव कुश्ती में लगाया है। और वो देखिए हमारे साथ जो वहां कोने में बैठे हुए हैं, अमित पंगल। गोल्डन ग्लव कहाँ है आपका अमित जी, लेकर नहीं आए साथ में? माइक उठाइए, कैसे लगाया गोल्डन पंच, बताइए। जी, इसके लिए तो मैं हमारे इस खेल तो जरा रिंग में आइए। हाँ, कैसे करना है पहले मुझे बताइए। ऐसे ओके, ठीक है। हाँ, और जहाँ हमें जगह दिखेगी, जहाँ जगह देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, छुट्टी के लिए ग्राउंड्स बने। मार मत देना भाई। जहाँ हमें हमें डोज भी देना है, ठीक ऊपर है। दिखा के हमें नीचे भी ओके मारना है। ओके, चलिए एक मारिए, हल्का मारिएगा। ये तो कैसे भी हो जाएगा। ओह, तो ये हमें डोज देना है, कैसे भी इधर से दिखा के, जैसे इधर ये मारना कर है, दिया, इधर से ये दिखा कर के दिया। इधर, हाँ। जी जी, तो अभी जीता कौन, मैं? आप ही जीते। चलिए बैठे। क्या बात, शानदार। कैसा रहा सफर गोल्ड मेडल तक का? जी, काफ़ी अच्छा रहा इस बार, क्योंकि इस बार थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करके ही गए थे। कैसे ज्यादा मेहनत कैसे की थी इस बार, ये भी बताइए। मैं पीछे बहुत बड़ा झटका झेल चुका हूँ जी ओलंपिक्स में, तो उस हिसाब से इस बार चांस मिला था, तो ये था कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी है। हिम्मत आती है, हौसला आता है, कैसे हार के बाद फिर से जीत पर निशाना साधते हैं? जी, हम फौजी हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, फौजी कभी हार नहीं मानते, चाहे कैसा भी माहौल हो, चाहे कैसा भी, कितनी बड़ी हार हो, कितना भी कुछ हो, हम एक बार फिर से उठ के जीतना जानते हैं। और मैं फ़िलहाल गांव से आता हूं, तो मैं यही बताऊंगा कि वहाँ पे सब यही बोलते हैं कि एक बार हार होती है, 2 बार हार होती है, उसके बाद हमेशा जीत ही होती है, तो हमें हारना नहीं चाहिए। क्या बात है वाह, दीपक, तालियां। शानदार बात, शानदार बात। दीपक, तो ये जो भारत की मिट्टी है, उसी से ये जज्बा मिलता है जीत का? हाँ जी मैडम, बिल्कुल जी। तो दाव हो जाए एक बार जरा, सोने का दाव है। तो हंसा के मार देगा। तो चलिए पंजा लड़ाते हैं अपन, है पंजा लड़ाएंगे। चलो इसको हटा देते हैं, 1 मिनट इसको हटा दें। विकास जी, कुछ तो मंत्री जी को भी करने दीजिए। तो मंत्री जी से मंत्री पंजा शायद लड़ा लेंगे। हम पंजे वालों से वैसे बड़े लड़ लेते हैं। यहाँ तो बहुत जरूरी है फिर पंजा लड़ाना। पंजा लड़ाना पसंद दीपक करेंगे। आ जाओ प्लीज मंत्री जी के साथ। नहीं आ पाई, मैंने आओ। बता दिया। पंजे वालों से वैसे काफी लड़ने से। आज आप पूरी तरीके से रेफरी की भूमिका में हैं। अरे भाई, खिलाड़ियों के दिल बड़े होते हैं, पता है। हाँ, उनको पता है मेडल कहाँ पे जीतना है। यहाँ मन जीत रहे हैं, क्या बात, दिल जीत रहे हैं आपका। क्या बात है, शानदार। आगे बढ़ते हैं, मनप्रीत हमारे साथ मौजूद है। मनप्रीत, मतलब हॉकी राष्ट्रीय खेल, दबाव, उम्मीदों का, देश का प्यार जो देश आपको देता है, भार के साथ जब मैदान पर उतरते हैं तो क्या चल रहा होता है दिमाग में? मैम एक्चुअली कभी भी प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग ओलंपिक से जाने से पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री सर से बात की थी, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि सिर्फ आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करिए, मेडल खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा। और जब हम लोग को एक बहुत बड़ी बात थी मैडम, जब हम लोग सेमीफाइनल लूज़ किया था, उसके बाद जब हम लोगों ने ना प्रधानमंत्री जी का हमें कॉल आया, और उस वक्त तो जो उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस हमें जिताया, कि उन्होंने बस यही बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपना गेम के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ब्रॉन्ज मेडल के मैच के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आप बिंदास खुल के जाइए, कि किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मेडल के बारे में मत सोचिए, अपना बस 100% दिए। और हम लोगों ने जब 100% दिया, हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद जब हम लोग वापस आए, उन्होंने हमसे यही बात की कि देखा, आपको बोला था ना कि सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस करिए, मेडल खुद ही आ जाएगा। और जब हम लोग इस बार भी जाने वाले थे, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात की कि आप मेडल के बारे में मत सोच के जाइए, सिर्फ आप अपनी गेम के बारे में सोचना कि बस मुझे 100% देना है हर मैच में, मेडल खुद ही आ जाएगा। तो ये चोट कैसे लग गई आपको मनप्रीत? ये क्या कहानी क्या है इसकी? सर ये फाइनल में लग गई सर, कैसे? प्लेट के साथ टकरा के यहाँ पे उसका एल्बो लगा सर।
तो ये चोट कितने दिन में भरेगी और सर, तब तक अभी- गेम नहीं अपना खेल हाँ नहीं जी खेल सर, पाएंगे अभी सर इसका 3 वीक मिनिमम रेस्ट है, उसके बाद फिर रीहैब स्टार्ट होगा सर। अविनाश के पास चलते हैं। एथलेटिक्स में इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने 8 पदक जीते हैं और मतलब आपने जिस स्पोर्ट्स इवेंट पे पदक जीता, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें इंडिया पदक जीत सकता है। ये मुमकिन कैसे हो पाया? क्या इसके लिए आपको लगता है कि आज का जो देश में एक माहौल है खेलों के प्रति और जो रवैया है प्रशासन का, जिस तरीके की सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं, उसका इसमें आप कितना इम्पोर्टेंट रोल मानते हो? देखो मतलब हम खिलाड़ी, हमें तो कभी नहीं लगता कि हम किसी इवेंट में मेडल नहीं जीत सकते। और आज हमारे गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है कि मतलब कभी लगता ही नहीं कि हम मेडल नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखो, मुझे पिछले 4 महीने से USA में ट्रेनिंग के लिए भेजा था और वहाँ मैं ट्रेनिंग जब बाहर के एथलीट के साथ ट्रेनिंग किया और कंपटीशन के लिए मतलब रेडी था, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम नहीं जीत सकते। या आपने 4 महीने US में ट्रेनिंग की? हाँ जी, और जाने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मतलब जो ये हुआ था, उसके बाद मतलब एक अंदर से ये था कि बस मेडल जीतना ही जीतना है, चाहे जो भी हो। पिछले साल हम ओलंपिक्स टाइम पे ये मतलब ओलंपिक्स में गए थे, हमारा मेडल नहीं आया था, लेकिन जब हमें मतलब बुलाया था वहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली में, तो मतलब लगा ही नहीं कि हम मेडलिस्ट नहीं है। मतलब मैं पहली बार मतलब ऐसे देखा कि पहले जैसे सिर्फ मेडलिस्ट मिलते थे जैसे, लेकिन पूरी टीम को बुलाया। हाँ, पूरी टीम को बुलाया था पिछले साल। तो मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है कि और नहीं, जब हमने आप भी मेडल US में ट्रेनिंग कर रहे थे, सारा खर्चा सरकार ने उठाया? हाँ जी, पूरा सरकार ने खर्चा उठाया। मतलब कभी लगा ही नहीं कि जैसे हमें कुछ करना है। मतलब ट्रेनिंग की हर फैसिलिटी, मतलब कोचेस दिए, मतलब ऐसे कभी लगता ही नहीं। और मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी देती है, शायद ही मैं USA में ट्रेनिंग किया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी उनको इतना फैसिलिटी नहीं देती हमें। इतना नेशनल कैंप्स और मतलब जो हमारा टॉप्स है, जैसे हमें पॉकेट मनी भी दिया जाता है, फिर हमें फैसिलिटी भी दी जाती है ट्रेनिंग को। तो हम जहाँ जाना चाहे वहाँ हमारी गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री भेजती है। तो मतलब कभी लगता ही नहीं कि हम मेडल नहीं जीत सकते। तो आप में से जितने लोग हैं यहाँ, सभी ने लगभग विदेश में ट्रेनिंग ली है और सरकार के खर्चे पे ली है? सभी ने? मैंने अभी तक। अच्छा, तो अनुराग जी, ये शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? ये प्लानिंग किस तरीके से की जाती है कि किस इवेंट के लिए किस स्पोर्ट्स पर्सन को, ये क्या फेडरेशंस की तरफ से आप लोग मांगते हैं? देखिए, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, उसमें जो मिशन ओलंपिक सेल हमने बनाया, उसमें मीटिंग होती है जहाँ पे अलग अलग फेडरेशंस के प्रतिनिधि को बुलाते हैं। और इस टॉप्स का पहला चेयरमैन मैं था देश में, जब 2014-15 में ये हुआ। वहाँ पे वो अपना भी फीडबैक देते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक रिसर्च टीम होती है जो उसके ऊपर काम करती है। कौन खिलाड़ी में संभावनाएं हैं, हो सकता है वो किसी खिलाड़ी का नाम देते हो, हमें लगता है दूसरा अच्छा है। तो वहाँ पे हमारे इसी तरह से पूर्व एथलीट्स भी हम बैठा के रखते हैं जो उसमें अपना योगदान भी देते हैं। तो मिशन ओलंपिक कमेटी का, इस सेल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस अपने खिलाड़ियों का चयन करती है कि कौन देश को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स में क्वालिफाइंग इवेंट्स और भी होते हैं। तो खेल टू खेल निर्भर करता है कौन कैसे होने वाला है। मान लो हॉकी की टीम है, मनप्रीत की टीम में कप्तान कौन बनेगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन बाकी प्लेयर्स होंगे, ये हॉकी इंडिया सिलेक्ट करती है। इसी तरह से ही एथलेटिक्स फेडरेशन में इनके फेडरेशन के लोग तय करते हैं कि कौन उसमें करने वाला है। तो आपने जो रिसर्च टीम बनाई, उसके जरिए जो भाई भतीजावाद नीचे से ऊपर तक आता था, उसको एक तरह से आपने काट दिया। बहुत प्रयास होते हैं, संभावना होती है कि उसको कम करें, लेकिन कहीं ना कहीं फेडरेशन में देखिए कोचिंग में क्या है, सिलेक्शन में क्या है। सिलेक्टर्स को केवल यही नहीं देखना कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। जैसे क्रिकेट में कोई ये नहीं देख सकता कि इसने 700 रन बना दिए तो दूसरे के 500 हैं तो ये बेहतर है। ये देखना जरूरी होता था कि उसने किस टीम के अगेंस्ट रन बनाए, किस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट बनाए, किस कंडीशंस में बनाए, कौन सी पिच पर बनाए। इसी तरह से इनके अलग अलग खेलों में है कि इन्होंने कौन सी गेम में किस खिलाड़ी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया। वो बहुत कुछ निर्भर करता है, फिटनेस लेवल क्या है आज के समय, कहाँ पर वो खड़े हैं। तो वो मैं और आप नहीं कर सकते, वो एक्सपर्ट ही उसमें कर सकते हैं। रिसर्च टीम उनका पिछला आंकलन करके देती है,
सिलेक्टर्स उनके करंट फॉर्म को अलग अलग टूर्नामेंट में मैचेस में देख के सिलेक्शन करती है, ताकि वो रैशनल तरीके से इवैल्यूएशन प्रॉपर हो जाए। और जमाना अब बारी प्रतिभा लंबी है- छलांग की आ गई है। बिल्कुल लंबी छलांग, और लंबी छलांग भी ऐसी छलांग कि लंबी छलांग लाकर सीधे भारत की करा दी चांदी, सिल्वर मेडल सीधे भारत की झोली में। कैसे किया? बहुत खुश हूँ भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत के, पर मतलब थोड़ा दुख हूँ कि गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ही डिस्टेंस पे गया 808 मीटर्स में, और मेरा 4th राउंड में एक अच्छा जंप था, वो 1 मिलीमीटर में फाउल हो गया। तो पर गेम है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो मिस्टेक अभी जो कमिट किया है उसे रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है। नहीं तो अगली छलांग अब किस पर लगानी है ये भी बता दीजिए। और अगली छलांग तो बिल्कुल अगले साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है, हाँ। और उसके बाद तो ओलंपिक गेम्स है। तो अभी इस साल में जो सारी कंपटीशन हो रहा है, और अगले साल में भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, वो मैं ओलंपिक गेम्स के प्रिपेयर मतलब जो ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी के तरफ लेना चाहूँगा, क्योंकि जब जो भी कंपटीशन हम अभी खेल रहे हैं तो ओलंपिक गेम्स के लिए एक अच्छा बिल्डअप होगा। अभी हमको एक इंटरनेशनल सर्क्यूट पे एस्टैब्लिश होना है कि हाँ यार भारत में ऐसे अच्छे खिलाड़ी है जो 24 ओलंपिक में मतलब दुनिया को टक्कर दे सके। तो अभी एथलेटिक्स में मतलब हमारे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में है, जो पहले बार 6 फाइनलिस्ट है, और नीरज भैया की मेडल भी आ गए। एथलेटिक्स में अभी इस साल कॉमनवेल्थ में 8 मेडल आ गए। तो हमारे गवर्नमेंट और साई टॉप्स तो जो हमको सपोर्ट दे रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ कि हमको ऐसी सपोर्ट मिल रहे हैं, और हम देश के लिए ऐसे अच्छे अच्छे मेडल्स ला पा रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस भी कर पा रहे तो हैं। देखिए शिवशंकर जो है ना, वो अगली बार गोल्ड लेके आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल तय दिख रहा है इनके चेहरे से, हाव भाव से। और जो आप देख रहे हैं ये मुस्कुरा रही हैं मेरठ की क्रांति। देखिए आप इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में लीजिए, ज़्यादा तनाव मत लेना, दबाव भी मत लेना। मीडिया का काम है दबाव बनाना। अगली बार गोल्ड बिल्कुल दबाव नहीं बना रहे। पहली बार वो क्रिएट कर देंगे, अगली बार गोल्ड लेकर आएंगे, तो थोड़ा सा उसमें बचना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुलिका है ना, बिल्कुल मुरझाई सी बैठी है, बहुत टेंशन है, बहुत दबाव है। क्या टेंशन है तुलिका? मंत्री जी सामने है, देखो अभी अभी आप बात कर लो, वैसे तो इजीली अवेलेबल है। टेंशन कुछ नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा इंजरी का वो है बस। तुलिका ने जब मेडल जीता, इंजरी का डर है आपको? नहीं, इंजरी हो रखी है तो उसका थोड़ा वो है। अच्छा, कोई नहीं, यहाँ तो सब इतने दिग्गज स्पोर्ट्स पर्सन्स बैठे हुए हैं, आपके बराबर में बिल्कुल मीराबाई चानू बैठी हुई हैं, कैसे इंजरी से रिकवर करना है इनसे आप टिप्स लीजिएगा। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ तुलिका के बारे में, जितनी मैंने जानकारी जुटाई है उनके बारे में। जब मेडल जीता उन्होंने तो रात का वक्त हो रहा था, और शायद आपने कितने बजे फ़ोन करके अपनी मम्मी को उठाया और मेडल वाली खुशखबरी दी थी? मम्मा को मैंने अप्रॉक्स 2:30 या 3 o'clock बजे कॉल करा था रात को। हाँ, तो मतलब खुशी नहीं, मतलब मैं रो रही थी तो मैंने बोला, मैं कहा सॉरी गोल्ड नहीं आया, तो कहती कोई नहीं, बात नहीं। मुझे लगता है इस पर तो अनुराग जी मम्मा को सो गई उसके बाद की बड़ा सवाल तो है कि आपका इवेंट चल रहा था, मम्मा सो रही थी। मम्मा को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। माँ कहती ठीक है सो जा, सुबह बात करेंगे। अभी तो दबाव की बात कर रहे थे, मीडिया दबाव बनाता है, यहाँ तो तारीफ कीजिए ना। देखिए दबाव नहीं बना रही हैं। दबाव तो मेरे ऊपर आप लोग डालते हो। पिछली कॉमनवेल्थ गेम में इतने मेडल थे, इस बार शूटिंग नहीं तो कितने आएंगे? अब 16 मेडल उस समय नहीं, वो माइनस कर दो तो अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे इन सब खिलाड़ियों ने भारत के तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया है, 61 मेडल जीतने का काम किया है। तालियां। और देखिए इस बार जो मेडल भले ही गोल्ड कम आए हों, लेकिन अलग अलग नए गेम्स में हमने मेडल अचीव किए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि नए खिलाड़ी जो है नए गेम्स के जरिए ज़्यादा मेडल ला रहे हैं। विकास जी, मुझे लगा आपने बहुत अच्छी बात कही। कुछ गेमों पे ही पहले फोकस हो गया था। मान लीजिए वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग में हमने बहुत अच्छा किया, उसके बाद बैडमिंटन और बाकी गेम्स। लेकिन जो नई शुरुआत हुई है एथलेटिक्स में, जो नई नई इवेंट्स में हमने शानदार प्रदर्शन किया है, वो अपने आप में दिखाता है कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में और अच्छा करने वाला है जी। मुझे पूर्ण विश्वास है हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और खेल में कभी ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, इसमें कम से कम 12 साल का रोड मैप चाहिए आपको। तो अभी यात्रा हमने कुछ वर्ष पहले, 8 साल पहले शुरू की, उसमें इतना रिजल्ट आया है। तो आप कल्पना कीजिए अगले 12 साल में हम भारत ओलंपिक्स में कहाँ जाके पहुँचेगा। भविना पटेल ने एथलीट है हमारी, और भविना ने क्या कमाल किया, मेडल का रंग बदल दिया। कैसे किया ये कमाल? क्या थी जादू की छड़ी? माइक ले लीजिए। बस हो गया वो, जैसे कि सर ने बताया
कि ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, एवरी डे करना चाहिए, और बस वही करती रही। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप कोई चीज़ को बार बार हर बार करते हो तो उसमें आपको मास्टरी आ जाती है, और बस मैं वही कर रही हूँ, और बस ऐसे ही सबका भाभी, प्यार मेरा एक सवाल है, मेरे मन में ये सवाल था कि साहब जो पैरा एथलीट्स हैं उनके लिए क्या आपको लगता है कि ये जो दौर चल रहा है, ये जो माहौल है, इसमें जो लोकप्रियता का स्तर है वो बराबरी का एक तरीके से आप लोग टक्कर बाकी एथलीट्स को दे रहे हैं, बाकी खिलाड़ियों को दे रहे हैं? मतलब क्या आपको लगता है कि पैरा एथलीट्स के लिए ये एक सुनहरा दौर है, स्वर्णिम काल? बिल्कुल है, क्योंकि पहले ये था कि मतलब इतनी बराबरी नहीं थी, लेकिन अभी जो मतलब अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे खेल मंत्री सर ने जो अभी जो विज़न बनाए हैं वो क्लियरली साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट जो सपोर्ट अभी दे रही है, उसकी वजह से नॉर्मल खिलाड़ी और पैरा खिलाड़ियों में कोई अंतर नहीं रहा है। ये जो बात मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि अब हमें समअप करना चाहिए, और इसी बात के साथ समअप करना चाहिए कि गौरवान्वित हिंदुस्तान को महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज खेलों के क्षेत्र में भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां जब कंटिंजेंट जाता है कंपीट करने के लिए तो ये नहीं पूछा जाता कितने मेडल जीतेंगे, बल्कि अब ये पूछा जाता है किस किस इवेंट में मेडल निकालने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस स्वर्णिम उत्सव के मंच पर शिरकत करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच अनुराग जी, आप यहाँ पर आए, आपने सभी पदक वीरों का हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। भारत माता की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।